नमस्कार दोस्तों, हमारे पास बाय फार जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं वो आते हैं पीएफ के रिजेक्शन रीजंस के, और हम माफी चाहते हैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं, और आज के इस एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूं सारे पीएफ के रिजेक्शन रीजंस जो हमने अपने ही सब्सक्राइबर से टेलीग्राम ग्रुप पर पूछा था और उनसे मांगे थे ढेर सारे ईमेल्स जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे रिजेक्शन रीजंस मुझे भेजे। इस वाले एपिसोड में उन सभी को कंपाइल करने वाला हूं और उन सभी के सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो अगर आपका पीएफ रिजेक्ट हुआ है तो ये एपिसोड आप एंड तक ध्यान से देखिए। 99% आपकी प्रॉब्लम इस एपिसोड से सॉल्व हो जाएगी, और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे रिजेक्शन रीजंस की लिस्ट भी दे देंगे जो इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं विद टाइम स्टैम्प, तो आप डायरेक्टली अपने रीजन तक पहुंच भी सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस न हो जाए। तो दोस्तों, पहला रीजन आता है नेम नॉट प्रिंटेड स्लैश डिफरेंट इन चेक। इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। आजकल नए प्रोसेस के हिसाब से पीएफ का विड्रॉल करते समय आपको अपनी चेक या पासबुक की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी केवाईसी करते समय आपने बैंक डिटेल्स डाली है वो आपके ओरिजिनल बैंक डिटेल से मैच कर रही है या नहीं, ये वेरीफाई किया जा सके और फ्रॉड्स को रोका जा सके। इसके लिए जब आप चेक अपलोड करते हैं तो दो तरह के चेकबुक्स आपको मिलती है। एक चेकबुक में जिसमें आपका नाम प्रिंटेड नहीं होता है, जो आप इंस्टेंटली बैंक से जाके ले सकते हो, और दूसरी चेकबुक जो डायरेक्टली आपके पास मेल के थ्रू आती है या कुरियर के थ्रू आती है, उसमें अक्सर अकाउंट होल्डर का नाम प्रिंट होता है। अगर आपने ब्लैंक चेकबुक ऑनलाइन अपलोड करी है तो उससे आपका नाम वेरीफाई नहीं हो पाता है, इसलिए आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। तो आइदर आप ऐसा चेक अपलोड करें जिसमें आपका नाम क्लियरली मेंशन्ड हो, या फिर आप अपनी पासबुक का फ्रंट पेज भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें वही बैंक डिटेल और वही नाम हो जो आपकी केवाईसी के अंदर है। अगला रीजन आता है मेंबर नेम एज पर केवाईसी बैंक डिटेल्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स। इसमें यह रीजन हो जाता है कि कई बार बैंक में जो नाम दिया होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है आपके आधार वाले नाम से। हो सकता है आपका पहला नाम उसमें सेकंड नाम की जगह हो, या फिर बीच में एक एडिशनल लेटर वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ हो जो आपका सेकंड लेटर होता है। इस केस में सॉल्यूशन सिंपल है। अगेन, आपको जो भी बैंक का पासबुक या फिर चेक अपलोड करना है उसमें नाम इंश्योर कर लेना है कि वही नाम आपके पीएफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी चल रहा है। अगर आप अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट करके कोई और बैंक वहां पर डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बैंक केवाईसी में जाकर बैंक केवाईसी कर लीजिए और अपने एम्प्लॉयर को बोल के अप्रूव करवा दीजिए। और इस बार जब अपना पीएफ का क्लेम के लिए प्रोसीड करेंगे तो जो लेटेस्ट आपने बैंक केवाईसी कर रखी है वो ही आएगी और उसमें आपका नाम मैच हो जाएगा। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है बैंक से जुड़ा हुआ 11 डिजिट अकाउंट नंबर सिस्टम नॉट एक्सेप्ट। तो दोस्तों, इसकी तो मैंने भी तफ्तीश करी, तो भारत में जनरली जो भी बैंक डिटेल्स होती है वो 12 से लेके 16 डिजिट की होती है, लेकिन इसमें एक एसबीआई बड़ा एक्सेप्शन है। जब भी आप एसबीआई की पासबुक देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा 11 डिजिट का अकाउंट नंबर, लेकिन यही अकाउंट नंबर आप ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो आपको ये 17 डिजिट का दिखेगा। तो अक्सर लोग ये 11 डिजिट का जो अपना अकाउंट नंबर है वो पीएफ की केवाईसी में अपलोड कर देते हैं, और जब ये वहां के क्लरिकल स्टाफ उसको सिस्टम में डालने की कोशिश करते हैं तो उनका सिस्टम 11 डिजिट का अकाउंट नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बाकी लगभग सारे बैंक्स में, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इवन पीएसयू बैंक्स में 12 से ज्यादा डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, वो सारे ही एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो इस केस में सिंपल सा ये रीजन है, आपको अपनी बैंक केवाईसी में अगर आप एसबीआई का स्पेसिफिकली अकाउंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें जो 17 डिजिट का पूरा अकाउंट नंबर है वो अपलोड करिए विद ऑल द जीरोस, फिर से उसकी केवाईसी करिए, एम्प्लॉयर से अप्रूव करवाइए, और इस बार जब आप क्लेम करेंगे तो आपका क्लेम मोस्टली रिजेक्ट नहीं होगा। अगला रीजन आता है बैंक डिटेल्स आर इनकरेक्ट। आप देखते हैं अरे अकाउंट नंबर भी सेम है, आईएफएससी भी सही है, फिर बैंक डिटेल्स इनकरेक्ट कैसे हो गई। इस केस में कई बार लोग गलती ये कर देते हैं कि जॉइंट अकाउंट पीएफ की केवाईसी में डाल देते हैं, और कई केसेस में जॉइंट अकाउंट अप्रूव भी हो जाता है अगर वो आपके स्पाउस के साथ है, यानी हस्बैंड या वाइफ के साथ है। लेकिन अगर वही जॉइंट अकाउंट आपके किसी फ्रेंड के साथ है या ब्रदर के साथ है तो वो सारे केसेस जनरली पीएफ डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है। कुछ लिमिटेड केसेस में इसमें यह भी हो सकता है कि जो आईएफएससी कोड आपने डाला है वो आईएफएससी कोड अब चेंज हो चुका है क्योंकि कई सारे बैंक्स का मर्जर एक्सेट्रा हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है आपकी बैंक केवाईसी गलत हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से एक बार बैंक केवाईसी कर लीजिए, अगेन एम्प्लॉयर से अप्रूव करवा दीजिए। इस बार जब आप क्लेम करेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। अगला रीजन है कि आपके मुंह तक निवाला आ गया लेकिन मुंह से निवाला आपका छीन लिया गया। ये होता है सेटल्ड बट रिटर्न। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जब पीएफ डिपार्टमेंट अपने हाथ से जो रिफंड का पैसा है वो प्रोसेस कर देता है, लेकिन बैंक तक जब वो पैसा जाता है तो बैंक देखता है अरे इस तरह का कोई अकाउंट नंबर या फिर इस तरह का कोई आईएफएससी कोड हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो पैसा वापस पीएफ डिपार्टमेंट के पास आ जाता है। इस
इसमें आपका जो स्टेटस आता है वो सेटल्ड बट रिटर्न्ड आता है। इस केस में आप दो चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, आप रीअप्लाई कर सकते हैं अपने पीएफ के लिए, और उससे पहले आपको अपनी ऑब्वियसली बैंक डिटेल्स करेक्ट करनी है। बैंक डिटेल्स करेक्ट करने के साथ जब आप अपनी पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो उसके साथ एक एप्लीकेशन और अपलोड कर दीजिए। उसमें लिख दीजिए कि मैंने अपनी केवाईसी करेक्ट कर दी है, कृपया मेरा रीऑथराइजेशन करें। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मेथड के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप रीऑथराइजेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें अपनी करेक्ट बैंक डिटेल दीजिए, उसके साथ अपने पासबुक की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी दीजिए, और अपने नियरेस्ट पीएफ ऑफिस में विजिट करके या जो भी आपका कंसर्न पीएफ ऑफिस उसमें विजिट करके रीऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। रीऑथराइजेशन फॉर्म पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों एक बेहद ही घटिया रीजन के ऊपर, और ये रीजन इतना ज्यादा आता है उसका मैं रीजन अब आपको समझा रहा हूं। ये रीजन सबसे पहले समझ लेते हैं। रीजन आता है सर्टिफिकेट ABCDEF नॉट साइंड / एनक्लोज्ड। तो दोस्तों सबसे पहले रीजन इतना ज्यादा क्यों आता है? ऑलमोस्ट 2-3 लोगों में से एक जने का ये रीजन आपको दिखेगा। तो आप जब भी पीएफ के रिजेक्शन को देखें तो ध्यान से देखें कि उसमें ऑलवेज 2 रिजेक्शन आते हैं, नंबर 1, नंबर 2। वहां पे जो भी डीलिंग क्लर्क है उसे ड्रॉप डाउन में से 2 रीजन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में वो फर्स्ट वाले में से अदर सेलेक्ट करके वहां पे मैनुअली डिटेल लिख देते हैं, और सेकंड वाले में वो जहमत नहीं उठाते और उनका ड्रॉप डाउन में से जो पहला ऑप्शन आता है C से शुरू होता हुआ सर्टिफिकेट ABCD, वो ही वहां पर पड़े रहने देते हैं या वो ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर्टिफिकेट ABCDEF है क्या। खैर, तो ज्यादातर केसेस में अगर आपके फर्स्ट रीजन में प्रॉपर रीजन लिखा हुआ है तो आपको ये वाला रीजन इग्नोर कर देना है। लेकिन कुछ केसेस में ये जेन्युइनली रीजन हो सकता है जो ज्यादा से ज्यादा एडवांस के केसेस में आता है। तो कई बार आप एडवांस का क्लेम ऐसे रीजंस के लिए कर देते हैं जैसे कि नेचुरल कैलामिटी, फैक्ट्री का लॉकडाउन या स्ट्राइक, या 2-3 महीने से आपका पेमेंट नहीं आया, एटसेट्रा। उन सारे ही केस में आपको ये जो सर्टिफिकेट ABCDEF है, ये छोटे छोटे 2 लाइन के 3 लाइन के छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, ये फिल करके एडिशनली पीएफ ऑफिस को देना होता है, जो अब आप पासबुक की कॉपी के साथ दे सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप एडवांस क्लेम कर रहे हैं तो ये सारे रीजन गलती से भी सेलेक्ट ना करें। आप कोशिश करें कि इलनेस रीजन या जो भी जेन्युइन रीजन है आपका वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप ये सारे रीजन के कारण एडवांस करेंगे तो फिर ये आपका रिजेक्शन का रीजन आ सकता है। अदरवाइज एज सेड अबव, इन जनरल अगर ये रीजन लिखा होता है तो वो क्लरिकल लिथार्जी के कारण है, उनके आलस के कारण है कि उन्होंने सेकंड जगह अदर्स डाल के वापस डिटेल नहीं फिल करी। उन्होंने जो ड्रॉप डाउन में से पहला ऑप्शन था वो सेलेक्ट कर लिया, और उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब उनको दिन में सैकड़ों क्लेम प्रोसेस करने हैं तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां एक्सेप्टेबल है। जरूरी बात यह है कि आप जान जाएं कि रीजन क्यों आ रहा है। अगला रीजन है जो अब रिसेंटली आने लग गया है, वो है PDF नॉट ओपन रीसबमिट। तो कई बार जो हम PDF अपलोड करते हैं वो करप्टेड होती है, उनका फॉर्मेट सही नहीं होता है, तो पीएफ ऑफिस में ओपन नहीं हो पाती है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप PDF करेक्ट फॉर्मेट में अपलोड करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैम स्कैनर ऐप। कैम स्कैनर ऐप के थ्रू आप आराम से PDF स्कैन कर सकते हैं, उसको PDF फॉर्मेट में अलग अलग साइज में डाउनलोड कर सकते हैं, और अप्रोप्रिएट साइज जो 2 MB से कम होनी चाहिए उस साइज में आप पीएफ की साइट पर अपलोड भी कर सकते हैं। अब अगले जो 2 रीजन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं काफी टेक्निकल हैं, और मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितने भी रीजन बताए हैं उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स ये हैं। वेजेस लेस देन 15,000 एलिजिबल फॉर पेंशन मेंबरशिप बट एस्टेब्लिशमेंट नॉट रेमिटेड पेंशन कंट्रीब्यूशन। इसी का ऑपोजिट रीजन आया है एक और, मेंबर DOJ आफ्टर 1/9/2014 वेजेस मोर देन 15,000 प्लीज कंफर्म इफ प्रीवियस सर्विस एनी। तो दोस्तों पहले समझते हैं, ये बड़ा ही मजेदार रीजन है। तो 1/9/2014 यानी 1 सितंबर 2014 के बाद पीएफ डिपार्टमेंट ने अपना जो एक GSR 609E निकाला था, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें यह कहा था कि अब से अगर कोई नया बंदा 15,000 से ज्यादा की सैलरी पे जुड़ता है, नया फ्रेश, तो उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 0। अब चूंकि रीजन नंबर 1 में हो सकता है उस एम्प्लॉयर ने इसका पेंशन नहीं काटा हो ड्यू टू दिस रीजन, बट काफी जगह अभी तक भी इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो ये वाला रिजेक्शन रीजन आ गया। तो अगर ये करेक्ट है और 2014 के बाद की ज्वाइनिंग है और उसमें पेंशन इसीलिए नहीं काटा गया है, तो आप अगली बार जब क्लेम अप्लाई करें तो उसमें अपने पासबुक के नीचे एप्लीकेशन में क्लियरली लिख दें। सिमिलरली जो सेकंड केस में है, उस केस में काट लिया गया है, तो अब इसका क्या करा जाना चाहिए? तो इस केस में रिवाइज्ड फॉर्म 3A सबमिट करना होता है। तो फॉर्म 3A एसेंशियली क्या होता है, जिस भी महीने का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है, मान लीजिए 2,000 आपने दिए हैं, 2,000 आपके एम्प्लॉयर ने दिए हैं, तो वो किस किस अकाउंट में जाना चाहिए। अकाउंट नंबर 1 में इतना, अकाउंट नंबर 2 में इतना, अकाउंट नंबर 3 में
अपना, अब वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए कुछ फेरबदल होना है, मान लीजिए आपने पेंशन में पैसा नहीं डाला और आपको डालना था, या आपको नहीं डालना था और आपने डाल दिया, तब उसका चेंजेस करवाने के लिए वो फिर से एक फॉर्मेट में आपको पीएफ डिपार्टमेंट को देना होगा, ताकि वो पैसा आइदर पीएफ से पेंशन में और पेंशन से पीएफ में डाला जा सके। इसे ही फॉर्म 3A बोला जाता है। ये जो फॉर्म 3 हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसका डाउनलोड लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ब्लैंक फॉर्म का। और बाय द वे, जो GSR 609E है उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है। उसके बाद से कोई अपडेट मुझे अभी तक आई नहीं है, जिसे हमने 2019 की सारी पीएफ अपडेट्स में कवर भी किया था, जिसका लिंक आई बटन में है। अब इस पर जो भी फर्दर अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। अगला रीजन आ रहा है डेट ऑफ लीविंग रॉन्ग, कंट्रीब्यूशन कमिंग आफ्टर लीविंग डेट। इसी का सिमिलर मिलता जुलता रीजन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग लीविंग डज नॉट मैच द कंपनी रिकॉर्ड्स। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जानते न जानते उसने या तो आपकी डेट ऑफ लीविंग पहले डाल दी, उसके बाद भी आपका कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, या कई बार ये टेक्निकल रीजंस के कारण भी हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी डेट ऑफ लीविंग या डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्ट करवानी पड़ेगी। बेसिकली जितने भी महीने आपने काम किया है, उन सारे महीनों का कंट्रीब्यूशन आपका जमा होना चाहिए। अगर आपका नील रिटर्न भी जमा हो रहा है तो वो भी जमा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप पूरे महीने एब्सेंट थे तो भी आपका नील का यानी जीरो का रिटर्न उसमें जाना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर महीने का रिटर्न ही फाइल नहीं होता है तो उस केस में क्लेम प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पहला अपन ये अजम्पशन ले कि मान लीजिए आपने सितंबर में कंपनी रिजाइन कर दी और आपके एम्प्लॉयर ने गलती से आपको अप्रैल में डेट ऑफ एग्जिट डाल दी, तो इस केस में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर भरते हैं, और अपनी डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट करवा लीजिए। उसमें हो सकता है पीएफ डिपार्टमेंट आपसे कुछ और भी प्रूफ मांगे, बट वो प्रूफ आप प्रोड्यूस करके अपनी डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट करने के बाद आपका पीएफ का जो रिजेक्शन रीजन है वो सॉल्व हो जाएगा। अगला रिजेक्शन का जो रीजन है वो भी बहुत कॉमन है, वो है इनसफिशिएंट सर्विस। आप बोलेंगे अरे ये क्या है? ये मैं ऑलरेडी जो हमारा पीएफ का विड्रॉल वीडियो है उसमें कवर कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने पीएफ विड्रॉल वीडियो तो देख ही लिया होगा, लेकिन बाय द वे नहीं देखा है तो आई बटन में देख सकते हैं। पीएफ विड्रॉल वीडियो मैंने क्लियरली बताया था कि जो पेंशन का विड्रॉल होता है वो केवल 6 महीने के बाद ही किया जा सकता है, यानी मिनिमम आपकी 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए। उससे पहले आप फॉर्म 19 तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते। अगले कुछ रीजंस आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा मैं भी हैरान हूं, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा क्यों रीजंस आ रहे हैं, बट काफी लोगों के रीजंस आ रहे हैं। उसमें ये आ रहा है कि सबमिट फॉर्म 19 एंड 10C बोथ। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने केवल फॉर्म 10C सबमिट किया है तो उसका जो क्लेम है वो पीएफ डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर रहा है। इसका कोई लॉजिकल रीजन मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप अपना विड्रॉल कर रहे हैं और आप अपना पूरा पैसा उठाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रॉप डाउन में से एक बार फॉर्म 10C चुने, एक बार फॉर्म 19 चुने, दोनों ही क्लेम कर लें अगर आप पूरा पैसा उठाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पीएफ का शेयर उठाना चाहते हैं तो 19 भरिए, अगर पेंशन का शेयर उठाना चाहते हैं तो 10C भरिए। बट लुकिंग एट दीज क्लेम्स ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अगर आप फॉर्म 10C भर रहे हैं तो आपका क्लेम पीएफ डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर रहा है कुछ केसेस में। अब अगला जो रीजन है, अगेन ये बहुत लोगों के साथ आता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रीजन है। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपके मल्टीपल पीएफ नंबर हैं, आपने अपने लेटेस्ट पीएफ नंबर से एक बार विड्रॉल कर लिया गलती से या कैसे भी, और उसके बाद आपका जो पुराने पीएफ नंबर से पैसा ट्रांसफर हुआ, यानी आपके लेटेस्ट पीएफ नंबर में और भी अभी पैसा बाकी है। जब आप क्लेम सबमिट करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां लिखा आता है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। आप बोलते हैं हाँ क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, लेकिन इसमें और पैसा बचा है भाई, इसमें या तो इंटरेस्ट का पैसा आया है, कोई भी पैसा है और पैसा इसमें है, और वो मेरा आप क्लेम रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? इसमें जो वहां पे क्लरिकल स्टाफ है उनकी भी गलती नहीं है। इसका रीजन ये है कि जब वो कोई भी क्लेम प्रोसेस करने लगते हैं तो वहां पर ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में लिखा आता है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड ऑन सो एंड सो डेट। अब वहां पे कोई बहुत ही डिलिजेंट आदमी है तो वो जाके उसकी पासबुक चेक करेगा, उसमें देखेगा अरे इसमें पैसा अभी तक बढ़ा है तो एक बार फिर से क्लेम अप्लाई कर दो। फिर वो ऑफिसर तक जाता है, ऑफिसर फिर पूछता है अरे आपने इसका क्लेम क्यों अप्रूव किया? तब वहां पे भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि फलान फलान रीजन से इसमें ऑलरेडी पैसा और पड़ा है, इसलिए हमने फिर से इसका क्लेम अप्रूव किया है। ये सारा जहमत जब बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो नहीं उठाई जाती है और मल्टीपल टाइम आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो अगेन पासबुक है, अब जो नया फीचर आया है वो आपका हथियार है। उस पासबुक के साथ एक एप्लीकेशन लिखिए, अपनी पासबुक की कॉपी लगाइए और वहां पे दिखाइए कि मेरा और पैसा अभी तक इस अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा क्लेम सबमिट कर रहा हूं। अब अगला जो रीजन है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस केस में आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें यह बताया जा रहा है कि आपके एम्प्लॉयर ने सो एंड सो डेट के बीच में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया है, इसके कारण आपका क्लेम रिजेक्टेड है। तो इस केस में ऑब्वियसली पीएफ डिपार्टमेंट आपका क्लेम प्रोसेस
नहीं कर पा रहा क्योंकि कई सारे महीनों का आपका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मंथली चालान है, वो नहीं जमा कराया जा रहा है। इसके लिए बेटर सॉल्यूशन तो यही रहेगा कि आप अपनी पासबुक रेगुलर चेक करते रहें। अगर आपको 2-3 महीने से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी दिखे, क्योंकि थोड़ा टाइम अपडेट होने में भी लगता है, तो तुरंत अपने एम्प्लॉयर को पकड़े, उनको बोले कि मेरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। नहीं तो बाद में कई सालों बाद जब आप जागेंगे तो कुछ इस तरह के केसेस आपको नजर आएंगे। अगला रीजन आ रहा है नेम डिफरेंट इन आर पोर्टल एंड केवाईसी। ये रीजन कैसे आ गया? आप बोलेंगे कि अरे आधार जब लिंक करते हैं तो नाम तो चेक किया ही जाता है, लेकिन 2017 से पहले ऐसा नहीं था। कुछ लोगों ने जो अपने आधार पहले ही लिंक कर दिए थे, हो सकता है उनका नेम डिफरेंट और उनका आधार डिटेल डिफरेंट हो। ऐसे केसेस में भी ये रिजेक्शन किया जा सकता है। इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ पूरी अपनी कहानी लिखनी है कि मेरा आधार ऑलरेडी लिंक्ड है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी मेरा नाम डिफरेंट हो गया क्योंकि मैंने आधार पहले ही लिंक कर दिया था, प्लीज मेरा नाम चेंज कर दीजिए। एक बार नाम चेंज हो जाएगा फिर आप क्लेम रीसबमिट कर सकते हैं। अगला रीजन है फादर नेम डिफरेंट का। ये रीजन पहले नहीं आता था रिजेक्शन में, लेकिन जब से भी पासबुक अपलोड की जा रही है तब से आ सकता है। तो इसका मैं 2 राउंड अबाउट बताता हूं। पहला इसका जुगाड़ ये है कि आपकी पासबुक में तो आपके फादर का नेम आता है, लेकिन आपके चेक में नहीं आता है। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि अपनी पासबुक की जगह अपना चेक अपलोड कर दो, जिसमें ऑब्वियसली आपका नाम पूरा होना चाहिए, अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए, तो आपका क्लेम पास हो जाने की ज्यादा चांसेस है। अगर आपको ये नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अपने फादर नेम को करेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर से ही आप ये क्लेम प्रोसेस कर पाओगे। लास्ट एक और बड़ा ही टेक्निकल और सबसे बुरा रीजन है इस केस में, मल्टीपल ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं, वो है सर्विस ओवरलैप। जी हाँ, जो पीएफ डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो अभी तक ओवरलैपिंग सर्विस को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं है। मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी में पार्ट टाइम काम किया और एक में फुल टाइम काम किया, या इस तरह से 2 कंपनियों में पार्ट टाइम काम किया और आपकी सर्विस ओवरलैप हो रही है पीएफ की। उस केस में न तो आपका ट्रांसफर होगा न क्लेम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने ऑफिशियल से बात करी तो उन्होंने ये कहा है कि अब इनके पास मर्जिंग की एक फैसिलिटी है, लेकिन वो पीएफ ऑफिस में ही उपलब्ध है, ऑनलाइन नहीं है। आपको अपने लोकल पीएफ ऑफिस में विजिट करना होगा, जहां पे वो आपकी सर्विस को मर्ज कर पाएंगे। सर्विस मर्ज करने के बाद भी हो सकता है आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाए, इस केस में ऑफलाइन क्लेम करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप मल्टीपल सर्विस में पीएफ जहां पे कट रहा है एक टाइम पर कर रहे हैं, तो एक बार सोच समझ के वो डिसीजन लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको अपना पीएफ का पैसा निकलवाने में काफी समस्या होगी। तो अगर इनमें से आपका भी कोई रीज़न था तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका पीएफ का विड्रॉल तो हो ही जाएगा, और अब पीएफ विड्रॉल से आपके पास पैसा आ ही रहा है तो उसको इन्वेस्ट भी कर लो। तो अगर आपने अभी तक अपना कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अपस्टॉक्स के साथ खुलवा लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वो लिंक यूज़ करोगे तो आपको अकाउंट खोलने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। और इसके साथ साथ अपस्टॉक्स पे अगर कोई और भी ऑफर चल रहा होगा तो आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा, उसकी भी लास्ट डेट होती है कुछ, वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल अगर अकाउंट फ्री में खुल रहा है तो आपको खुलवा लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना चाहिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करो। तो दोस्तों, काफी लंबा एपिसोड हो गया। उम्मीद करता हूं आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स इस केस में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स बचे तो नीचे कमेंट्स में बताइए। उन डाउट्स का मैं जवाब बिल्कुल नहीं देने वाला हूं जो मैंने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिए हैं, तो पहले आप वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही नीचे कमेंट्स करिएगा। जाते जाते आज का सवाल, जिसका सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा यूपीआई कैश। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा फॉर्म आपका पीएफ का विड्रॉल के लिए होता है, फॉर्म 19, फॉर्म 10C या फॉर्म 31? आपको सही जवाब एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। विनर्स की घोषणा हमारे ब्लॉग में की जाती है। जय हिंद, जय भारत।